हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेम स्टडी सेंटर। तो देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे 8 है और आज हम लोग यूनिट 8 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्कूल शिक्षा से संबंधित समकालीन मुद्दे। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः 5 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा वो टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक है संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान, जिसमें हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास या फिर जो आयोग बना उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा से संबंधित नीतियां के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग NEP 2020 के बारे में भी जानेंगे। RTE 2009 के बारे में पढ़ेंगे और NCF 2005 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट है। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। आज आपका लास्ट यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्लास 9 आएगा उसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में बताएंगे, जहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। और जो लास्ट क्लास रहेगा आपका 10वां क्लास, उसमें हम लोग वो इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड रहने वाला है। परीक्षा संभावित प्रश्न वो रहने वाला है। बस 10 क्लास में आपका संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद वो दिए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद अगर आप 21 में जाइएगा तो 21 में बात कहा गया है, 21 के भाग जो A है उसमें ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य की ओर से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष, इसलिए आपको मालूम होगा कि सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बालकों को वो निःशुल्क पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 45 में बात की गई है कि 6 साल तक बच्चों की देखभाल और शिक्षा वो राज्य की जिम्मेदारी होगी, किसी भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ये बात किसके लिए कही गई है? माता पिता के लिए। तो 51 के भाग A में ये बात कही गई है। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है। आगे है अनुच्छेद 28 के भाग 2 में कहा गया है कि कुछ ट्रस्ट स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि वैसे स्कूल जो ट्रस्ट के द्वारा बने हैं या फिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपने इच्छानुसार कह सकते हैं धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेम इसी को अब वो आगे भाग में, जैसे कि 28(2) है ये आपका 28 का तीसरा भाग, तो इसमें ये बात भी कही गई है कि इच्छा के बिना, ठीक है, इच्छा के बिना आप उसको धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। आप ट्रस्ट के अकॉर्डिंग स्कूल में धार्मिक शिक्षा तो दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को आप जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगर उसका स्वयं का मन है, स्वयं की इच्छा है, तभी आप उसको वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा फोर्सफुल्ली या फिर इच्छा के बिना नहीं दे सकते। सेम है आपका अनुच्छेद 21 के 1 में कहा गया है कि भारत के किसी राज्य या उसके किसी भाग के निवासियों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा करने का, अपनाने का पूरा अधिकार होता है। ये किस में कहा गया है? तो 29 के 1 में, ठीक है। चलिए आगे है आपका अनुच्छेद 29 के 2, वो आपका 29 का 1 था, ये आपका 29 का 2 है। किसी को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। कोई बच्चा किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसको आप नहीं रोक सकते स्कूल में, ठीक है। स्कूल सबके लिए है, समान शिक्षा की बात यहाँ पे अक्सर कही जाती है। अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यक अपने स्कूल खोल सकते हैं। माइनर जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे खास करके मुस्लिम वगैरह, तो अल्पसंख्यक अपने स्कूल खोल सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। तो जो माइनर तो वो लोग अपना स्कूल खोल सकते हैं और चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आपका अनुच्छेद 30 में कहा गया है। आगे है आपका अनुच्छेद 46, राज्य वो कमजोर वर्गों की शिक्षा में मदद करेगा, ठीक है, जो कि पिछड़ा वर्ग है, जैसे कि OBC हो गए, ST SC हो गए, तो इसको मदद करने की बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। और इसी कारण से आपको मालूम होगा कि स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 239,
इसमें कही गई है कि केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो आपका केंद्र सरकार का है। केंद्र शासित प्रदेश में जो शिक्षा की जिम्मेदारी है वो आपका केंद्र सरकार का है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है। हमारे जो भारत है, हमारे देश में टोटल केंद्र शासित राज्य या फिर प्रदेश कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या। ठीक है, आगे है आपका अनुच्छेद 350। इसमें कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये आपका 350 का कहना है। सेम 350 के ए में अगर चल जाइएगा तो इसमें बात कही जाती है कि मातृभाषा में शिक्षा देना राज्य और स्थानीय निकाय का काम होता है। आगे है अनुच्छेद 351। केंद्र का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, कई बार ये सवाल देखने को मिलता है कि यह किसका कह सकते हैं कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे, तो केंद्र का यह कर्तव्य होता है। और ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है, तो 351 में। ठीक है, आर्टिकल 351। आगे है अनुच्छेद 348। हिंदी देवनागरी लिपि जो संघ की राजभाषा है, ये भी आपका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो वो लोग हिंदी जवाब देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का यहाँ पे उपाधि मिला है, राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। और ये आपका 348 के तहत मिला है। ठीक है, लास्ट है आपका अनुच्छेद 15(1). इसमें कहा गया है कि राज्य लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 15 जो यहाँ पे आर्टिकल आपको बताए गए हैं, अनुच्छेद बताए गए हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सभी आर्टिकल आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसीलिए आपको सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है। चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो जाहिर सी बातें देखने को मिल सकता है, तो ये सब याद रखिएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पे शामिल किया गया है, जैसे कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कि शिक्षा जो है वो अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा के बारे में बात कही जाती है 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए, तो 21A ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। माता पिता की तो होती है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन दृष्टि से देखा जाए तो राज्य सरकार की होती है। ठीक है, आगे आपका माता पिता की शिक्षा के प्रति कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51 का ए में। ठीक है, आगे है बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देना मना है। बिना अनुमति आप किसी भी विद्यार्थी को जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये आपका 28 के 3 में कहा गया है। ठीक है, चलिए, अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29(1). किससे संबंधित है, तो संस्कृति की रक्षा से कोई भी व्यक्ति जो है वो इस आर्टिकल के तहत, इस अनुच्छेद के तहत अपनी संस्कृति को जो है वो संरक्षण कर सकता है। जाति धर्म के आधार पर प्रवेश रोकना किस अनुच्छेद में वर्जित है, 29(2) में। आप किसी भी जाति धर्म के आधार पे बच्चों का जो है एडमिशन स्कूल में नहीं रोक सकते, ये बात 29 के 2 में कहा जाता है। आर्टिकल 46 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कमजोर वर्गों की मदद करना। ठीक है, कमजोर वर्गों की मदद करना आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 350 का ए में कहा गया है। मातृभाषा में शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, 350A में ये बात कही गई है। आगे आपका देवनागरी लिपि में हिंदी को किस अनुच्छेद में राजभाषा माना गया है, राजभाषा, तो 348 में ये बात कही जाती है। ठीक है, देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास, तो आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई आयोग और समितियां बनाई है। इनकी सिफारिशों के आधार पर देश में उच्च शिक्षा और रिसर्च का जो है वो विकास हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3 आयोग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग, जो कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इस आयोग का जो उद्देश्य था वो क्या था कि विश्वविद्यालय यानी कि हायर जो एजुकेशन है उसमें आपको एजुकेशन की व्यवस्था को सुधारना है। ठीक है, मुख्य बातें क्या क्या है, तो स्कूल की पढ़ाई 12 साल की होनी चाहिए। कॉलेज में साल भर में कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के 3 मकसद हो, सामान्य ज्ञान, अच्छे संस्कार और नौकरी से जुड़ी शिक्षा। इसके अलावा चौथा जो मुख्य बातें थी वो है आपका सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी नहीं हो। ठीक है,
सभी विश्वविद्यालय का स्तर एक जैसा और बेहतर बनाया जाए, प्रोफेसरों की सैलरी बढ़ाई जाए, एक संस्था यानी कि यूजीसी बनाई जाए जो विश्वविद्यालयों की देखरेख करे। ठीक है, एंड अभी भी आपका यूजीसी के द्वारा ही सभी यूनिवर्सिटी का देखरेख होता है, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1953 में आपका यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना हुई है। नोट में याद रखना है कि अब जो कॉलेज हैं, ठीक है, यानी कि आपको मालूम होगा कि अभी जो है 4 साल का ग्रेजुएशन होने लगा है और इसके लिए बहुत जगह अभी एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है। जो अभी एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है वो किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 2017 में हुआ था। आगे अगर आप बीएड, तो अभी फिलहाल बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि बीएड का जो 4 साल वाला कोर्स है उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो भी आपका एनटीए के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा कही गई थी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कौन से आयोग में कौन सी बात कही गई है, खास करके कि इसका उद्देश्य क्या था। तो हायर एजुकेशन को सुधारना, ठीक है, हायर एजुकेशन की व्यवस्था को इम्प्रूव करना। आगे देखते हैं, अगला आयोग है आपका कोठारी आयोग। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है अक्सर। 1964 और 66 के दौरान में ये आया हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। ठीक है, इनकी मुख्य बातें क्या थी? तो पढ़ाई में आपका समाज सेवा, काम का अनुभव और प्रैक्टिकल ज्ञान भी शामिल है। ठीक है, जो भी चीज आपको बताया जाए, सिखाया जाए, वो आपके अनुभव पे आधारित हो, प्रैक्टिकल ज्ञान पे आधारित हो। नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखाई जाए, स्कूल की पढ़ाई को नौकरी के लायक बनाया जाए। बड़े विश्वविद्यालयों में रिसर्च और उच्च शिक्षा के लिए स्पेशल सेंटर बनाए जाए। टीचरों की ट्रेनिंग और योग्यता पर जोर दिया जाए। खेती और उससे जुड़े विज्ञानों को प्राथमिकता मिले। तो ये सब कुछ मुख्य बातें थी जो आपका कोठारी आयोग में कहा गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में देना है। इसके अलावा तीसरा जो आयोग है वो है आपका TRS सुब्रमण्यम समिति। ठीक है, जो कि 2016 में आया था और इसका जो उद्देश्य था वो है आपका कि एक नई शिक्षा बनाना जो आज के जमाने की जरूरतों को पूरा करे। देखिए, आपको भी मालूम होगा कि शिक्षा में जो है वो समय समय के अकॉर्डिंग बदलाव किया गया है, नई नई चीजों को यहाँ पे जो है वो शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल आपका NEP 2020 आया था। आगे हम लोग NEP 2020 के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये आपका लेटेस्ट टॉपिक बन जाता है और यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो समय के अकॉर्डिंग जो है वो आपका शिक्षा में बदलाव किया जाना जरूरी भी है और किया गया भी है। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है आपका छोटे बच्चों की देखभाल और शुरुआती शिक्षा पर जोर देना। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। परीक्षा में सिर्फ नंबर ना देखे, स्किल और परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दिया जाए। यानी कि यहाँ पे अब ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कही जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपका फाइनल एग्जाम हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपका काम खत्म, आपको डिग्री मिल गया। ऐसा नहीं, केवल आपका नंबर नहीं देखा जाना चाहिए, आपने क्या क्या सीखा, आपका स्किल हो गया, कैसा आपने परफॉर्मेंस किया है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। टीचर की भर्ती के लिए एक अलग स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए। इसके अलावा पढ़ाई में टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल हो। नौकरी से जुड़ी शिक्षा और ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण जो है वो समिति के बारे कह लीजिए या फिर आयोग के बारे में बताया और यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो जितना भी चीजें आपको बताई गई इसको कोशिश कीजिएगा कि आप ध्यान में रखें। ठीक है, कुछ सवालों को कर लेते हैं। राधाकृष्णन आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? स्कूली शिक्षा सुधारने के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच के लिए, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के जांच के लिए जो है वो यहाँ पे राधाकृष्णन आयोग का निर्माण किया गया था। आगे है राधाकृष्णन आयोग की किस सिफारिश पर 1953 में एक संस्था की स्थापना हुई? तो कौन सी संस्था थी? आपका यूजीसी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी के बारे में मालूम है आपका, सीबीएसई
के बारे में भी आपने पहले से सुन रखा होगा, जो आपका एग्जाम वगैरह लेता है, एनटीए जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह फिलहाल ले रहा है। ठीक है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस चीज को अनिवार्य करने की सिफारिश की है? तो कोठारी जो आयोग था इसमें आपका किस चीज को अनिवार्य करने की बात कही गई है? तो समाज सेवा और कार्य अनुभव के बारे में जो है वो जिक्र है। आगे है, कोठारी आयोग के अनुसार किस क्षेत्र को शिक्षा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो कृषि और विज्ञान। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ हो गया या फिर कृषि और विज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला सवाल है आपका, टीआरएस सुब्रमण्यम समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 2015, 16, 17, 18। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ देर पहले बताया था टीआरएस सुब्रमण्यम समिति 2016, जो कि गलत था। ठीक है, 2016 आपका नहीं होगा। बहुत जगह हालांकि 2016 भी दे रखा है, लेकिन आपका जो यहाँ पे एक्यूरेट जो 2015 सही है। ठीक है, 2015 में टीआरएस सुब्रमण्यम समिति को गठित किया गया था, वहां पे भी आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 2015 कर लीजिएगा। ठीक है, 2016 आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे है, एनटीए की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो आपका डॉक्टर डीएस कोठारी के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं एनईपी 1968 के बारे में। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि यह नीति जो है वो कोठारी आयोग यानी कि 1968 के दौरान जो कोठारी आयोग आया था, पिछले क्लास में मैंने आपको कोठारी आयोग के बारे में बताया था, तो उसी के सिफारिशों पर बनी हुई थी ये आपका एनईपी 1968। ठीक है, किसके सिफारिश पे? तो कोठारी आयोग के सिफारिश पे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, प्रत्येक स्तर पे, चाहे आपका निम्न स्तर हो गया, उच्च स्तर हो गया, प्रत्येक क्लास कह लीजिए। ठीक है, उसमें जो एजुकेशन का क्वालिटी है उसको बढ़ाना। प्रमुख बातें थी आपका, नए विश्वविद्यालय तभी खुले जब उनकी सही योजना और पर्याप्त फंड हो। ठीक है, यानी कि नया यूनिवर्सिटी तभी खोला जाए जब उनके पास सही प्लान हो और उनके पास पर्याप्त फंड हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। किसके अकॉर्डिंग? एनईपी 1968 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे है आपका एनईपी 1986। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपका, जैसे कि इसका उद्देश्य था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का नया रूप देना। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख बातें में महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन से एनईपी में आपका महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, या फिर केवल आपका ग्रामीण विश्वविद्यालय देखने को मिल सकता है कि कौन से एनईपी में इसकी बात कही गई थी। तो एनईपी 86 के बारे में, 1986 के बारे में। ठीक है, के अंतर्गत। ओके, आगे आपका मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि अभी आपका इग्नू है। ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंट जो लर्निंग है आपका, डिस्टेंस लर्निंग, इसके बारे में किसमें बात कही गई है? तो इसी में। ठीक है, 1986 के अंतर्गत बात कही गई है। सभी को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा का आधुनिकीकरण और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना। तो ये सभी बातें आपका एनईपी 1986 के अंतर्गत कही गई थी। ठीक है, तो ये आपका दो एनईपी था, 1968 और 1986। अब चलते हैं हम लोग नया एनईपी जो अभी आपका आया था 2020 में, और अभी भी इस पे जो है वो काम चल ही रहा है और नया नया चीज़ें जो है अभी आपका लागू किया जा रहा है। जैसे कि अगला साल से आपका झारखंड में भी 4 साल का बीएड देखने को मिलेगा, जो इसी का परिणाम है। ठीक है, उसके अलावा 1 साल का भी बीएड देखने को मिलेगा, जो भी इसी का परिणाम है। एनसीईआरटी की किताबें चेंज हो रही है धीरे धीरे, तो वो सभी चीज़ें जो भी एजुकेशन में बदलाव देखने को मिल रहा है वो आपका एनईपी 2020 के तहत जो है वो देखने को मिल रहा है। इसकी जो घोषणा हुई थी वो आपका 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। ये आपका महत्वपूर्ण आपका बदलाव, जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, MHRD जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, तो इसका नाम जो है बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है। पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कौन सा मंत्रालय किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय किसके तहत किया गया है? एनईपी 2020 के तहत। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना है आपको कि एनईपी जो है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले मैंने आपको 2 पॉलिसी के बारे में बताया। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला है। ओके, आगे देखिए, अब एनईपी 2020 में आपका बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या बात कही गई है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी जो हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम था एनईपी 2020 के पहले, वो क्या होता था, 10+2 चलता था। ठीक है, 10 साल प्लस 2 साल 12 साल। यह नीति वर्तमान की जो 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात कही है। यानी कि पहले आपका जो है वो 10+2 चलता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करके 5+3+3+4 पे बांटा गया है। इसके आधार पे चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अब जो पूरे एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो स्कूल एजुकेशन आपका चलता है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला अवस्था को, पहला स्टेज को कहेंगे फंडामेंटल, दूसरा को प्रेप या प्रीपैरेटरी, उसके बाद तीसरा मिडिल, चौथा सेकेंडरी। ठीक है, अब फंडामेंटल में आपका क्या होता है, प्री स्कूल 1 से लेकर दूसरा क्लास तक, प्रेप में आपका 3 से लेकर 5 तक, मिडिल में आपका 6 to 8 तक, सेकेंडरी में आपका 9 से 12 तक। और प्रत्येक में आपको कितना साल बिताना है, तो देखिए फंडामेंटल आपका 5 साल का होगा। ठीक है, प्रेप आपका 3 साल का, मिडिल आपका 3 साल का और सेकेंडरी आपका 4 साल का। और ये भी बात कही गई थी कि अब आपका जो 10th का बोर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट आपका 8 बोर्ड होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका 12th बोर्ड होगा। आपने सुना भी होगा। तो वही आपका जो है वो यहाँ पे बदलाव किया गया है, 5+3+3+4। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आपका इस नीति के आधार सिद्धांत, यानी कि कुछ मुख्य बातें हैं। टोटल हम यहाँ पे आपको 18 मुख्य बातों के बारे में बात करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट भी किया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है कि इस नीति के आधार सिद्धांत के अंतर्गत संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कही जाती है आपका, पर जोर देना, ना कि रटंत पद्धति पे, रोट लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। यानी कहने का मतलब क्या है कि एनईपी 2020 यह बात कहता है कि जो बच्चे सीखते हैं वो आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, समझ कर वो चीज़ों को सीखे, ना कि रट के। रटने वाला सिस्टम को हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे बात कही जा रही है कि बच्चे जो कुछ भी सीखे वो समझ के सीखे, अच्छे से सीखे, ना कि चीज़ों को रट कर। दूसरा चीज़ कहा गया है बहुभाषिकता के बारे में बात कहा गया है, यानी कि बच्चे जो है वो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भाषाओं को सीखे। तो यहाँ पे बहुभाषिकता के बारे में बात कही गई है और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा 2 से ज़्यादा भाषा को जानता है, बहुत सारे भाषा को जानता है, तो जाहिर सी बात है जो उनका मानसिक विकास होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हो सकता है, प्रत्येक इलाकों के व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ज़्यादा चीज़ें उनको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बहुभाषिकता के बारे में बात कही गई है। इसके अलावा है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाले परीक्षा के केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है, यानी कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन पर जोर देना। इसी कारण से अभी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह चलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले क्या होता था, केवल फाइनल एग्जाम जो होता था उसके रिजल्ट के बेसिस पे बच्चों को यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार बच्चों के स्किल कह सकते हैं, उसका जो परफॉर्मेंस है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे मापन किया जाना चाहिए। इसीलिए अभी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह भी होता है। कोई कार्यक्रम में आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका बर्ताव कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो हर चीज़ नोटिस किया जा रहा है। ठीक है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट कितना है, सभी चीज़ को नोटिस करके लास्ट में आपका जो है वो ओवरऑल कह सकते हैं रिजल्ट दिया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, उसमें आपका स्पष्ट हो कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखा। केवल यहाँ पे आपका रिजल्ट से मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होना चाहिए लगातार। ठीक है, सतत मूल्यांकन होना चाहिए हर चीज़ का। चलिए आगे है आपका छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए
नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। अभी कुछ कह सकते हैं टाइम पहले जो है वो इसका एग्जाम हुआ था। और अगर आप किसी बीएड वाले स्टूडेंट को जानते होंगे, ठीक है, तो वो लोगों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया था। तो अगर आपके जान पहचान में है तो वो लोग से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि परख नामक एग्जाम एक लिया गया था, ठीक है, सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो ये वाला आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एनईपी 2020 के तहत। आगे है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 या उससे आगे तक भी घर की भाषा या मातृभाषा स्थानीय भाषा होगी। कहने का मतलब ये है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो कम से कम 5वां क्लास तक या फिर 8वां क्लास तक उनके घर की भाषा में होनी चाहिए, उनके मातृभाषा में कह लीजिए या फिर स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीख सकें। अगला पॉइंट है आपका, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनईपी 2020 के तहत 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि इसमें आपका 3 लैंग्वेज के बारे में बात कही गई है। अगर कोई बच्चा सीखता है तो उसके पास फर्स्ट तो आपका मातृभाषा होना चाहिए, मातृभाषा वो सीखा होना चाहिए। सेकंड में वो आपका हिंदी रख ले या फिर कोई अन्य भारतीय भाषा को रखे, और तीसरा जो भाषा है वो आपका इंग्लिश को रखे। तो ये आपका 3 भाषा फार्मूला है, ठीक है। आगे देखिए, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज होना चाहिए आदि का अध्ययन जो है वो किया होना चाहिए। जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेज में आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी। देखिए अभी तो इसका नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही इस चीज़ को लागू किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 तक जो है वो एक अन्य भाषा के रूप में क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया जाएगा, ठीक है। आगे है आपका माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, ठीक है। माध्यमिक जो स्तर है आपका सेकेंडरी लेवल पे आपका एक विदेशी भाषा भी इंक्लूड किया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। देखिए एजुकेशन कुछ भी क्यों ना हो, सभी एजुकेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कही जाती है कि बच्चे का केवल यहाँ पे मानसिक विकास नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में बात कही जाती है इसके अंतर्गत भी। और समावेशी शिक्षा क्या होता है बहुत ही डिटेल से मैंने आपको एक अलग क्लास प्रोवाइड कराया है, आप लोग देख चुके होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 11th है आपका दिव्यांगन अधिकार अधिनियम, ठीक है। जो व्यक्ति दिव्यांग है, जो विद्यार्थी दिव्यांग है, उसके लिए भी यहाँ पे बात कही गई है कि यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा यानी कि प्रत्येक प्रकार के बच्चे जो है वो साथ में पढ़ के सीखें, किन्हीं के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए भी बात कही गई है कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही बैठ के साथ में पढ़ना है। एनपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। किसके तहत? एनईपी 2020 के तहत। अगला पॉइंट है आपका क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। तो एनईपी 2020 में ये भी बात कही गई है कि अब से जो है वो क्या होगा, क्लास 6 के जो सिलेबस है उसमें आपका एक व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा और उस टाइम आपका इंटर्नशिप भी करवाया जाएगा। ताकि देखिए होता क्या था कि बच्चे अभी जैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसमें हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे स्किल को नहीं सीख पा रहे, कोई कौशल को नहीं सीख पा रहे, केवल डिग्री लेते हैं और केवल किताबी ज्ञान रखते हैं। तो इस कारण से उनके पास कोई कौशल नहीं है, बेरोजगार है। इसी कारण से यहाँ पे एनईपी 2020 के तहत जो है बहुत सी चीज़ों को बदलाव किया जा रहा है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है हो और वो आगे चलकर बेरोजगार ना रहे, ठीक है। आगे आपका राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक, तो स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए और किया भी जा रहा है, भी बहुत सारा किताब भी चेंज हो चुका है। आगे आपका ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित बहुआयामी बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि अब जो एजुकेशन होगा वो उसमें जो सभी चीज़ें शामिल की गई है। खेल आधारित होना चाहिए, गतिविधि आधारित यानी कि एक्टिविटी पे आधारित, खोज आधारित, ठीक है, सभी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। चलिए आगे है आपका एसपीएम के बारे में बात कही जाती है, स्कूल तैयारी मॉड्यूल। ठीक है, यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। तो ये आपका किन के लिए है? क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों के बाद। ठीक है, क्लास 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए। आगे है आपका एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम, लर्निंग यानी कि जिसका अर्थ होता है सीखना, तो सीखना जो होगा वो क्या होगा? एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल होना चाहिए। और देखिए ये बात तो स्टार्टिंग से ही कहा जाता है कि प्रैक्टिकल के थ्रू जो है बच्चे जितना सीख पाते हैं वो केवल थ्योरेटिकल की मदद से नहीं सीख पाते हैं। प्रैक्टिकल के बात में अक्सर के बारे में जो है वो अक्सर बातें कही गई है, प्रत्येक एनईपी में जो है वो बातें कही गई है। तो जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। तो ये बातें भी आपको एनईपी 2020 में देखने को मिल जाएगी। पहले जितने भी बातें हुई थी वो सब चीज़ें तो यहाँ पे है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है या फिर नए नई चीज़ों को ऐड किया गया है एनईपी 2020 में। ठीक है, आगे है आपका लास्ट पॉइंट, एनसीईआरटी एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बास्ट असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी कि बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें नया स्वरूप दिया जाएगा, नए रूप में बनाया जाएगा, जिसमें यह मेंशन रहेगा कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यह प्रोग्रेस कार्ड, प्रगति कार्ड एक 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट के, देखिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन कह सकते हैं, ठीक है, में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। देखिए अभी जो भी रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था आपका, उसमें केवल आपके मार्क्स के बारे में जो है वो बातें कही जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जो जिसको हम लोग प्रोग्रेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे का जो कह सकते हैं, बच्चे का जो भावनात्मक है, जो संज्ञानात्मक स्तर है, जो भावनात्मक स्तर है, सभी चीज़ों को वहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बारे में जिक्र रहेगा। बच्चे की जो विशेषताएं हैं, किस चीज़ में कमी है, या फिर उनकी जो क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा, बच्चों के ओवरऑल मूल्यांकन, ठीक है, के बारे में जो है वहाँ पे चीज़ों को मेंशन करेगा रिजल्ट में, केवल मार्क्स को नहीं बल्कि उनके बिहेवियर, कैसा उनका विकास हो रहा है, क्या उनका कह सकते हैं नकारात्मक पॉइंट है, सकारात्मक पॉइंट है, ठीक है, कमी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये सब चीज़ों के बारे में जो है वो जिक्र रहेगा। चलिए आगे है आपका और कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे कि भारतीयता पर गर्व, छात्रों को भारतीय संस्कृति, सोच और मूल्यों से जोड़ा जाएगा ताकि वे वैश्विक नागरिक बन सकें। इसके अलावा उच्च शिक्षा में सुधार करने की बात कही गई है। 2035 तक 50% छात्रों को उच्च शिक्षा में लाने की बात कही गई है। 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई है, ठीक है, उच्च शिक्षा में। इसके अलावा मल्टीलेवल एग्जिट सिस्टम के बारे में बात कही गई है। ग्रेजुएशन के दौरान कोई छात्र पढ़ाई बीच में छोड़े तो उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। और अभी भी कहा गया है कि 4 साल वाला में भी बहुत चीज़ें यहाँ पे बदलाव किया गया है, 3 साल तक डिप्लोमा देगा। उसके अलावा फिर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी कराया जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो ऐड की गई है। इसके अलावा एबीसी कार्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजी लॉकर के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपका एबीसी कार्ड बना है, और जितना भी आपका मार्क्स वगैरह आता है वो सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है, यहाँ पे अपलोड किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन कह सकते हैं, डिजिटल मार्क्स जो है वो आपका अपलोड किया जाएगा। तो छात्रों के जैसे कि पैसा रखने के लिए एक आपका जिस तरह बैंक होता है, उसी तरह यहाँ पे मार्क्स को स्टोर करने के लिए आपका एबीसी बनाया जा रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे आपका मार्क्स वगैरह जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। छात्रों के मार्क्स और क्रेडिट ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे ताकि वे किसी भी कॉलेज से डिग्री ले सकें। एमफिल को समाप्त किया गया है एनईपी 2020 के तहत, ये कोर्स आगे नहीं चलेगा, ठीक है। आगे आपका HECI भारत उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है,
उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक ही संस्था बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत 4 निकाय होंगे। एक ही संस्था बनाई जाएगी। कौन सी संस्था? HECI। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केवल एक शिक्षा रहेगी, HECI। और इसके अंतर्गत 4 निकाय काम करेंगे, जैसे कि पहला है NHERC, नियम बनाने के लिए इनको रखा जाएगा। GEC, कोर्स के स्टैंडर्ड तय करने के लिए। HEGC, इसको फंड देने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा संस्थाओं की गुणवत्ता तय करने के लिए आपका एक नया निकाय बनाया जाएगा, NAC। तो ये सब निकाय है और ये सब जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। आगे है आपका मेरू, MERU। IIT, IIM जैसे उच्च स्तर के बहुविषयक विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, तकनीकी के बेहतर उपयोग के लिए एक मंच तैयार किया जाएगा। किस नाम से? NETF के नाम से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो NEP के तहत जो है वो कहा गया था, ठीक है, कहा गया है। और इसको धीरे धीरे जो वो लागू किया जाएगा, इसके ऊपर जो काम चल रहा है फिलहाल, ठीक है। बहुत सी चीज़ें लागू हो चुकी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको लागू होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये था आपका NEP 2020 के बारे में। कुछ सवाल को देख लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या था? तो समाज को गतिशील बनाना, ठीक है, ये आपका ठीक है, सही है। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पे कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी? तो 1968 वाला जो NEP था वो आपका कोठारी आयोग की सिफारिश पे बना था। आगे है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस तारीख को घोषित की गई? तो 29 जुलाई 2020 को जब घोषित किया गया था। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त किया गया है? तो एमफिल जो डिग्री है इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? तो क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही बात है। लोन देना, लोन देने की बात मैंने आपको बताया ही नहीं। ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताया। परीक्षा आयोजित करना नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा निकाय HECI के तहत प्रत्यायन का कार्य करेगा? तो NAC, ठीक है, NAC के बारे में मैंने जिक्र किया था। चलिए, NPE 1986 के तहत किस प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार NETF का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में तकनीक के उपयोग हेतु मंच बनाना, ठीक है, तकनीक का उपयोग जो है, जितना भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनका यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए एक मंच तैयार करना, मंच बनाना, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। NEP 1968 के तहत किस क्षेत्र को विशेष रूप से सुदृढ़ करने पर बल दिया गया? तो PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, तो एवं रिसर्च के बारे में बात कही गई थी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के बारे में, ये आपका ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना करने का है? तो 50% के बारे में बात कही गई थी। हमारा टॉपिक है RTE 2009। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। और ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको 2009 में बनाया गया था, ठीक है, इसी कारण से इसके लास्ट में आपको 2009 देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत शिक्षा को लेकर क्या क्या बातें कही गई है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। आगे आपका सीटेट और अदर टेट में भी काम आपको आएगा, ठीक है, तो क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, बात है आपका शिक्षा का अधिकार 2009। वर्ष 2002 में संविधान के जो संशोधन हुए थे आपका 86वें नंबर का, तो उसमें अनुच्छेद A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो जो बात यहाँ पे लिखा गया है कि कब 2002 में संविधान का कितना संशोधन? तो 86वें, ठीक है। कितना अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21A के भाग 3 में एक बात कही गई है। कौन सी बात? कि 6 से 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे होंगे उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। इतना बात आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कही गई है कि इस चीज़ को प्रभावी बनाने के लिए
इफेक्टिव बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। कई बार सवाल देखने को मिला है एंट्रेंस एग्जाम में कि आरटी 2009 को कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अब सोचेंगे कि इसके लास्ट में 2009 तब क्यों लगा है, जब लागू हुआ 2010 में तो 9 क्यों लगा है। तो देखिए 4 अगस्त 2009 को जो है वो ये लोकसभा में पहली बार इसको पारित किया गया था, तो इसी कारण से यहाँ पे 2009 लगा है, ठीक है। लेकिन लागू करने की अगर बात की जाए तो उसको जो है वो लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, आरटी का ऑफिशियल नाम क्या है, तो इसका ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये ऑफिशियल नाम है और कंप्लीट नाम है, ठीक है। द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अगर आप हिंदी में देखें तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पहला वाला स्लाइड में जितनी भी बातें लिखी गई है सभी कुछ समझ में आ गया होगा। फैक्चुअल बातें हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। अब इसके अंतर्गत कुछ धाराओं में बात कही गई है, जैसे कि धारा 12 अगर आप देखते हैं, ठीक है, संविधान के सेक्शन 12 में अगर आप देखिएगा तो आरटी राइट टू एजुकेशन के बारे में कुछ बातें कही गई है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी, तो ये सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा जो है वो संविधान के द्वारा तय कर दिया गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे उनमें आपका 25% सीट जो है वो रिजर्व होगा, किसके लिए, गरीब स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वहीं आपका सेक्शन 13 में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा, ठीक है। धारा 14 में कहा गया है कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उसको जो है विद्यालय में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारा आपने देखा होगा कि गांव के बच्चों का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता और प्राइवेट स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जाएगा तो उसका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो इस टाइप के कानून को हटा दिया गया, ठीक है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो भी आप उसका एडमिशन आपको लेना होगा एक प्राइवेट स्कूल को। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखिए, सेक्शन 15 में बात कही गई है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में जो है प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता था कि साल भर में आप कभी भी जाके एडमिशन ले सकते थे, लेकिन इसके तहत बात कही गई है कि प्रत्येक क्लास का एक सेशन चलेगा, ठीक है, और सेशन के शुरुआत में जो है वो एडमिशन होगा। आप लोग देखते होंगे जैसे ही आपका मार्च अप्रैल में रिजल्ट आता है उस टाइम आपका न्यू एडमिशन होता है अब, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई। धारा 16 में बात कही गई है कि स्टूडेंट का ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को क्लास में फेल नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो है वो ग्रेस मार्क्स वगैरह देकर बच्चों को पास कर दिया जाता है, अगले क्लास में भेज दिया जाता है और उसको कभी भी विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता। चाहे वो बच्चा कितना ही शैतान हो, कितना ही बदमाश हो, क्लास उसको जो है वो विद्यालय से कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। धारा 17 है आपका कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ये बात भी आपने नोटिस किया होगा कि आज के टीचर जो है वो बच्चों को मारना पीटना छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये सब कानून के अंतर्गत आ गया है। आप बच्चों को नहीं मार सकते, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, पीट नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित बातें को कही गई है कि शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य है शिक्षा को लेकर, ठीक है। धारा 27 इसमें कहा गया है कि आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ के, ठीक है। सरकारी स्कूल के टीचर को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो लोगों को यहाँ पे इलेक्शन में भी लगा दिया जाता है, ठीक है। जनगणना जो होता है उसमें भी लगा दिया जाता है, कोई घटना वगैरह हो जाता है आपदा प्रबंधन तो उसमें भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी अन्य काम में टीचर को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब चलिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं।
जैसे कि आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक जो कक्षा है, प्राइमरी जो क्लासेस है, उसमें टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए वो आपका 30:1, यानी कि एक टीचर पे 30 स्टूडेंट। अगर एक क्लास में 30 बच्चा है तो उसमें आपका एक टीचर होना चाहिए। सेकेंड है आपका आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर हाई प्राइमरी जो लेवल हो गया आपका, तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1। यहाँ पे आपका प्राथमिक में एक टीचर पे 30 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, उच्च प्राथमिक में आपका एक टीचर पे 35 स्टूडेंट चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, काम की बातें हैं। चलिए आगे है आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, ठीक है, 1 से 8 तक जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों को मिला के अगर 200 से अधिक बच्चे हो जाते हैं विद्यालय में, तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1, यानी कि एक टीचर पे 40 बच्चा, ठीक है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान है, एक प्रिंसिपल होना चाहिए विद्यालय में और कम से कम 5 टीचर होना चाहिए, ठीक है। क्या बात कही गई है कि प्राइमरी लेवल पे अगर 150 से अधिक बच्चा हो तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि एक प्रिंसिपल उस विद्यालय में होना चाहिए और 5 टीचर होना चाहिए। इसी और ये वाला चीज़ आप जब पिछड़ा जगह जाइएगा, ठीक है, वैसा गांव समाज वगैरह जाइएगा जहाँ पे पिछड़ा इलाका है, वहाँ के विद्यालय में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पे सरकारी जो टीचर है वो बहुत कम है। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो 45 घंटे, ठीक है। आरटी 2009 में ये बात कही गई है कि टीचर को एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे उसको काम करना होगा, मतलब कि पढ़ाना होगा। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस तो 800 घंटे 200 दिन, यानी कि एक साल में आपका 200 दिन जो है वो मिनिमम होना चाहिए और 800 घंटा अगर बदले घंटा में तो 800 घंटा जो है वो कार्यकाल होना चाहिए बच्चों का पढ़ने का जो दिन है वो आपका, ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है तो 220 दिन 1000 घंटा, ठीक है। एक साल में 220 दिन आपका क्लास होना चाहिए किसका, उच्च प्राथमिक स्तर का, और अगर उसको घंटा में देखा जाए तो 1000 घंटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। आगे है आपका आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, तो 8वीं तक आप बच्चों को निष्कासित नहीं कर सकते कोई भी विद्यालय से। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से स्कूल की दूरी होनी चाहिए तो 1 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये प्रश्न भी अक्सर आपको देखने को मिल सकता है कि आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, का अध्यक्ष कौन होता है, तो अभिभावक होता है। आपको मालूम होगा कि अगर आप सरकारी स्कूल में देखते हैं या फिर अब तो नॉर्मल गांव के जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें कमेटी बनाई जाती है जिनका हेड जो है वो किनको रखा जाता है, एक कोई अभिभावक को रखा जाता है, ठीक है। जब पेरेंट मीटिंग जो होता है वहाँ पे, ठीक है, पेरेंट मीटिंग के टाइम पे सबको बुलाया जाता है, वो लोगों से राय वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एंड जितना भी स्कूल से रिलेटेड मैनेजमेंट वगैरह है वो सब इन्हीं के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है। आगे है इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, तो आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को जो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। अब समावेशी शिक्षा क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, वो क्लास आप जाकर देख लीजिएगा एजुकेशन वाला चैप्टर में। चलिए आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, ठीक है, यानी कि ये जो नियम आया आपका, इसके बाद क्या हुआ कि कक्ष जो है आपका, यानी कि आप देखिएगा कि एक कक्षा में समान उम्र के, ठीक है, समान उम्र के बच्चे जो है वो देखने को मिलेंगे।
कक्षा कक्ष में आयु के अनुसार सब जो है वो जितने भी बच्चे हैं वो समझाती हैं, यानी कि एक जैसे हैं, एक ही उम्र के। अब ऐसा तो नहीं है कि एक छठा क्लास है उसमें आपने कहा जाए तो 9 साल का बच्चा रख लिए, फिर उसी छठा क्लास में 15 साल का बच्चा रख लिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम उम्र के बच्चे होना चाहिए, समान उम्र के होने चाहिए, ठीक है। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष तक? तो 18 वर्ष तक। तो इतना जानकारी आपको आरटीई 2009 के बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को देख लेते हैं, जिससे अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। पहला सवाल है, आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2010 को लागू हुआ था। फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दिया, 2010 आपका सही हो जाएगा। आगे है, आरटीई अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित करनी होती है? तो 25% सीट, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 25% सीट रिजर्व किया जाता है गरीब बच्चों के लिए। आगे है, आरटीई अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? तो 21A, ठीक है, 21A के अंतर्गत जो है वो लाया गया था, ठीक है, लागू हुआ था 2010 में। आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? केवल सरकारी स्कूलों में, गलत बात, केवल अंग्रेजी माध्यम, गलत, मुफ्त और अनिवार्य के बारे में बात कही जाती है, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको टेकवर्ड्स वाले क्लास में बताया था कि जहाँ कहीं भी आपको केवल दिखाई दे उसको क्रॉस कर देना है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आपका सही हो जाएगा। अगला है, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत किस कक्षा तक शिक्षा की गारंटी दी गई है? तो आपका 8वीं क्लास तक, ठीक है, 8वीं क्लास तक शिक्षा की गारंटी दी गई है। चलिए आगे है, आरटीई अधिनियम में शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार, ठीक है, संवैधानिक अधिकार आपका है। नेक्स्ट है आपका, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, एक टीचर पे 30 बच्चे, ओके। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं, मौसम खराब है आपका। आरटीई अधिनियम किस प्रकार के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो सभी वर्ग के बच्चों को जो है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ओके। देखिए आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है आपका, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है? एक दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक दस्तावेज है आपका जिसमें बात कही गई है कि बालकों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नियम कानून जो है वो कहा जाए, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, बनाया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कह लीजिए, या फिर इसी को मुख्य विषय माना जाता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में 5 मुख्य विषयों को शामिल किया गया है, और यही है आपका पाँचों, ठीक है, 5 मुख्य टॉपिक कह लीजिए, या फिर आपका मार्गदर्शी सिद्धांत, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला चीज कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, जो कुछ भी ज्ञान दिया जा रहा है, वो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। यानी कि उनके अनुभव के आधार पे देखा जाए, समाज के आधार पे, आसपास जो वो चीज़ देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन सभी चीज़ों से जोड़ा जाए। दूसरा जो पॉइंट कहा गया है वो है आपका, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि जो रटने वाला सिस्टम है वो हटा दिया जाए, ठीक है। तीसरा है आपका, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि आपका जो करिकुलम है वो किताब पे केंद्रित ना हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि टेक्स्ट बुक पे जब वो केंद्रित ना हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किस पे केंद्रित होना चाहिए? तो छात्र पे केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बच्चों के रुचि के अनुसार उनकी पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि आज की जो शिक्षा है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा है।
तो ये चीज़ होना चाहिए। पहले वाली जो शिक्षा हुआ करती थी तो वो आपका जो है वो पाठ्य पुस्तक होती थी, इसके अलावा शिक्षक केंद्रित देखने को मिलता था। लेकिन आधुनिक का जो शिक्षा है वो आपका छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, ना कि आपका टीचर सेंटर्ड या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। ओके, तो इतना बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। वही बात है कि विद्यालय में जो आपको शिक्षा दी जाती है वो आपका विभिन्न गतिविधि के अकॉर्डिंग कह लीजिए, वातावरण के अकॉर्डिंग कह लीजिए, जोड़ा जाए, जोड़ के जो है वो आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए। पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका राष्ट्र मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, यानी कि पढ़ा लिखा के ऐसा विद्यार्थी तैयार किया जाए जो राष्ट्र के प्रति काम आए, ठीक है, राष्ट्र के लिए काम करे, राष्ट्र के प्रति काम आए। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी पहचान विकसित करना जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो, ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के हमारे राष्ट्र के प्रति काम आए। तो ये 5 मुख्य पॉइंट समझ लीजिए, मुख्य विषय कह लीजिए या फिर मार्गदर्शी सिद्धांत कह लीजिए, जो कि आपका एनसीएफ 2005 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं कि इसमें इसके अलावा, मुख्य विषय के अलावा और क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ सब यहीं से जो है वो आपको एग्जाम में सवाल देखने को ज़्यादातर मिलता है। पहला चीज़ इसमें कहा गया है कि बालक सक्रिय होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं, वह स्वयं से जाने और सीखे, यानी कि वो स्वयं से चीज़ों को खोजे, सीखे, नई नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करके चीज़ों को सीखे, यानी कि कहा जाए तो करके सीखने पे बल दिया जा रहा है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, गतिविधि करें, खुद प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ करें और वो सीखे, ठीक है। आगे है, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, जो सीखना है, उसके लिए क्या बोला गया है कि यह एक लर्निंग एक्टिव है। लर्निंग जो है वो एक एक्टिव है, यानी कि सक्रिय होता है। इसके अलावा सामाजिक गतिविधि है, सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। आगे है, सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, यानी कि बच्चों को जो सिखाया जाता है वो आपका डरा के उनको नहीं सिखाया जा सकता, कठोर डिसिप्लिन पालन करके नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि कैसे सिखाया जा सकता है, आनंद के साथ, संतोष के साथ, ठीक है। अगला, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माने जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए, ठीक है। यानी कि जो बच्चा होता है उनको स्कूल में, घर में, समुदाय में सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और वे जो भाषा को बोलते हैं, जो संस्कृति से बिलोंग करते हैं, उन सभी चीज़ों को सम्मान किया जाए, नहीं तो फिर उसके मन में गलत भावना जाग जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। आगे है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो आपका सिलेबस है, ठीक है, कह सकते हैं, उसमें आपका भाषा व गणित का जो है महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो ये आपका एनसीएफ 2005 का कुछ सुझाव था। आगे और भी सुझाव के बारे में जानते हैं कि क्या बात कही गई है। आगे बात कही गई है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। शिक्षण सूत्र क्या होता है, इसका एक अलग से क्लास अपलोड है, ठीक है, जिसमें मैंने टीचिंग वाले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। कहने का मतलब कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या क्या नियम अपनाते हैं, किन तरीक़ों से पढ़ाते हैं, उसी को वहाँ पे हम लोग कहते थे शिक्षण सूत्र, यानी कि टीचिंग फार्मूला, ठीक है। तो क्या क्या फार्मूला अपनाते हैं, तो एक बार जो वो, अगर वो क्लास को आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट कहा गया है वो है आपका सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, ठीक है। सजा व पुरस्कार की जो भावना है वो क्या किया जाए, सीमित किया जाए। नेक्स्ट है, सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए।
यानी कि शिक्षा के साथ साथ जो गतिविधि होती है जिसको हम लोग शैक्षिक गतिविधि के नाम से जानते हैं, जैसे कि स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाए कि अभिभावक जो है उनको भी ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। नेक्स्ट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, तो इसको भी हटाया जाए। अब देखिए, अब जो है वो ज़्यादातर किताबें मोटी नहीं होती है, विशाल पाठ्यक्रम को हटाया जाए, मोटी किताबें को हटाया जाए, तो ये सब चीज़ें के हटाने के बारे में बात कही गई है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए, ठीक है, वातावरण, एक सही वातावरण होना चाहिए, तभी बच्चे जो है वो चीज़ों को सीखेंगे, ना केवल उपदेश देकर। नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है, तो यानी कि एनसीएफ 2005 आपका बहुभाषिक के बारे में बात करता है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात करता है, 3 भाषा के बारे में जो है वो बात करता है, ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे है आपका इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भाषा कौशल जो है वो 4 प्रकार की होती है, LSRW कह लीजिए या फिर WR कह लीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये चीज़ याद रखिएगा, भाषा का 4 कौशल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक है, ज्ञान मानने से जो है वो बचा जाए, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। नेक्स्ट है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। देखिए, टीचर जो है वो बच्चों को सिखाता है, अब सिखाने के लिए उनको बहुत संसाधन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि बहुत सारे सामान की आवश्यकता, अगर प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो वो सभी संसाधन हो गया। इनोवेशन, जो नवाचार की जो विधियां हैं या फिर जो चीज़ हैं, वो सभी चीज़ उनको जो है वो समय पर पहुंचाया जाए। आगे है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, यानी कि प्रत्येक कक्षा के लिए जो वो अलग अलग पाठ्यक्रम, चूँकि प्रत्येक कक्षा में अलग अलग उम्र के बच्चे रहते हैं, उम्र के बच्चे जो पढ़ते हैं, तो उनके मानसिक योग्यता के स्तर पर, ठीक है, योग्यता के स्तर पर उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या हो। देखिए, स्टार्टिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसका उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, केवल ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि ऐसा उनको शिक्षा दिया जाए ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि सर्वांगीण विकास हो, ठीक है। आगे देखिए, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। हमारा जो शिक्षा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा के बारे में बात करता है, यानी कि कोई भी बैकग्राउंड से बच्चा क्यों ना हो, सभी को एक समान शिक्षा साथ में बैठकर दिया जाना है, ठीक है, तो ये बात भी आपका एनसीएफ 2005 करता है। आगे देखिए, अगला है एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है, ठीक है। पहला करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, तीसरा परीक्षण विधि, चौथा सामूहिक विधि, पांचवा मिश्रित विधि। इसको डिटेल में नहीं जानना है, बस नाम याद रखिएगा कि कौन कौन 5 विधियों पर जोर देता है, तो ये 5 विधि पे जो है वो ये ज़्यादा जोर देता है। लास्ट पॉइंट है आपका एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। देखिए, यहाँ से एक सवाल जो है एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया है, और सवाल कुछ ऐसा रहा है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक को क्या माना गया है, किस रूप में देखा गया है, तो एक सुगमकर्ता के रूप में, एक फैसिलेटर के रूप में, ठीक है, जो कि बच्चों को फैसिलेट करते हैं, फैसिलिटी देते हैं,
तो इस टाइप से जो है वो टीचर को माना गया है एनसीएफ 2005 में। तो ये वाला काम का है कि एनसीएफ 2005 में टीचर को फैसिलिटेटर माना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। इतना ही चीज़ें आपको यहाँ पे फिलहाल जो है वो पढ़ना था। ठीक है, इतना अगर आप अच्छे से ध्यान रख लेते हैं तो आगे सीटेट का एग्जाम देंगे या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले हैं वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, प्रश्न देखिए। पहला सवाल है आपका, एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है आपका एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा प्रणाली को कठिन बनाना, गलत बात। छात्रों पर बोझ बढ़ाना, देखिए वहाँ पे जो मोटा वाला किताब था, ठीक है, मोटा किताब, तो ये सब हटाने के बारे में बात कही गई थी। बोझ बढ़ाना नहीं, घटाने के बारे में बात कही जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। केवल शिक्षक प्रशिक्षण देना, गलत बात है। केवल शब्द जहाँ कहीं भी देखे काट दीजिएगा, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, चलिए आगे है, एनसीएफ 2005 में कुल कितने विषयों पर जोर दिया गया? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 5 मुख्य विषय या फिर 5 जो है मार्गदर्शी सिद्धांत थे आपका, जैसे कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटन प्रणाली जो है उसको हटाया जाए, पाठ्यचर्या जो है आपका पाठ्य पुस्तक ना हो बल्कि छात्र केंद्रित हो। इसके अलावा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ने की बात कही गई थी। बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए कि वो राष्ट्र के प्रति काम आए। ठीक है, तो ये 5 जो है मुख्य विषय थे, तो 5 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित, छात्र केंद्रित, रटने पर आधारित। तो छात्र केंद्रित आपका होना चाहिए। ठीक है, रटने वाला तो बात गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होना चाहिए, ना ही आपका शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। ठीक है, चलिए अगला है आपका, सीखने को डर रहित और आनंदमय बनाना किस नीति का उद्देश्य है? तो यही आपका एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का क्या प्रमुख कार्य है? केवल जानकारी देना, परीक्षा लेना, ज्ञान का निर्माण करना, अनुशासन बनाए रखना। तो ज्ञान का निर्माण करना ये आपका सही हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखना ये भी गलत नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है कि बेस्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो अनुशासन से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? परीक्षा आधारित होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए, वार्षिक केवल लिखित। तो सतत और व्यापक होना चाहिए। ठीक है, CCE के बारे में बात करता है। चलिए आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? तो केवल अकादमिक शिक्षा, समावेशी और समग्र शिक्षा के बारे में बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो है एनसीएफ 2005 बात करता है। व्यावसायिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, एनसीएफ 2005 में किस सिद्धांत पर आधारित शिक्षा की बात की गई है? अनुशासन सिद्धांत, निर्माणवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत। तो निर्माणवादी सिद्धांत के बारे में बात कही जाती है, यानी कि बच्चे स्वयं कुछ काम करें, कुछ चीज़ों को के साथ खेले, ठीक है, तोड़े फोड़े करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात कही जाती है। ठीक है, निर्माणवादी सिद्धांत। चलिए आगे है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कि इसका जवाब क्या होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? स्थिर और पारंपरिक, लचीला और स्थानीय संदर्भ आधारित, केवल पुस्तकों पर आधारित, केवल विज्ञान और गणित पर केंद्रित। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है,